Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my CPC class, Code of Civil Procedure 1908. In my last video lectures, I have already discussing Unit 1 in which I had discussed judgment and the section concept of judgment as well as the sections and order related to judgment. And now this is the time to discuss about decree. ठीक है, because judgment and decree are correlated to one another. I'll have to say this. एंड जब हम जजमेंट और डिक्री को पढ़ते हैं तो हमें सेक्शन 33 और ऑर्डर 20 को पढ़ना होगा, क्योंकि जजमेंट और डिक्री सेक्शन 33 को अगर हम पढ़ते हैं तो वो दोनों की ही बात करता है, जजमेंट और डिक्री की, और ऑर्डर 20 को पढ़ते हैं तो ऑर्डर 20 भी जजमेंट और डिक्री दोनों की बात करता है। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अब लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिक्री के कॉन्सेप्ट पे बात कर चुकी थी कि डिक्री क्या है, डिक्री के एसेंशियल्स क्या हैं, डिक्री कितने तरीके की हो सकती है। तो ये सारे हम टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इन दिस वीडियो लेक्चर एज पर सेक्शन एंड रूल related to order 20 I will discuss here. Okay, so now let us start. So सबसे पहले मैं सेक्शन 33 देखूंगी, जजमेंट एंड डिक्री, जो कि कहता है कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शेल प्रोनाउंस जजमेंट, कि जब केस की प्रोसीडिंग्स जो हैं, कोर्ट में केस प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पूरी हो गई, तब क्या होगा कि जजमेंट प्रोनाउंस करेगा कोर्ट। ठीक है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो, और उसी जजमेंट को डिक्री फॉलो करेगी। जो जजमेंट आया है डिक्री अकॉर्डिंग टू जजमेंट ही बनाई जाएगी, इसीलिए ये कहा जाता है कि जजमेंट को डिक्री फॉलो करेगी। एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 33। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेक्शन 33 आपको, जब आप डिक्री पर क्वेश्चन का जवाब देंगे, आंसर लिखेंगे, तो आपको सेक्शन 33 भी जानना है और उसके साथ साथ ऑर्डर 20 जानना है। नाउ वी कम टू ऑर्डर 20। ऑर्डर 20 में टोटल कितने रूल्स हैं मैंने पहले भी बताया है। ऑर्डर 20 में टोटल रूल्स हैं 20। ओके, 20 इक्वल हैं, आप याद रख सकते हैं। और उसमें जब हम आते हैं तो कुछ रूल्स जजमेंट से रिलेटेड हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे रूल 1, इसके बाद आया आपका रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 एंड रूल 5A। ये हम जजमेंट से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें डिस्कस किया है। और अब हम डिक्री से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्डर 20 के रूल 6 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑर्डर 20 का रूल 6 क्या बात करता है? कंटेंट्स ऑफ डिक्री की बात करता है कि डिक्री के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। तो इसी का 6 का जो सब रूल 1 है वो क्या कहता है कि डिक्री जो है वो जजमेंट से एग्री होनी चाहिए। द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, डिक्री जजमेंट से कैसे होगी? एग्री करेगी, मतलब उसी के अनुकरण में बन रही है, जजमेंट के अनुकरण में बन रही है, उसके अनुसरण में बन रही है, तो डिक्री जजमेंट से एग्री करेगी, वो उससे अल्टरनेट नहीं हो सकती, अपोजिट नहीं हो सकती। और इसमें क्या क्या मेंशन होगा? ये मेंशन करेगी नंबर ऑफ पार्टीज, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ सूट्स, जो भी सूट का नंबर है। कोर्ट जब कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में केस जाता है तो हर केस को एक केस नंबर दे दिया जाता है, तो उस नंबर को मेंशन किया जाएगा डिक्री में। इसके अलावा नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज को मेंशन किया जाएगा। उन पार्टीज के रजिस्टर्ड एड्रेस जो भी कोर्ट में दिए गए हैं उनको भी मेंशन किया जाएगा डिक्री में। इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम, जो भी उस क्लेम से, जो भी उस केस से रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं उनको डिक्री में मेंशन किया जाएगा। एंड शैल स्पेसिफाई क्लियरली, और डिक्री क्लियरली स्पेसिफाई करेगी किस चीज़ को? द रिलीफ ग्रांटेड। ठीक है, जो भी रिलीफ
उस केस में, उस सूट में ग्रांट हुई है, मिली है, उस रिलीफ को स्पेशली स्पेसिफाई, क्लियरली स्पेसिफाई करेगी। और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, या फिर उसी सूट में, उसी केस में अगर कोई और डिटर्मिनेशन हुआ है, अगर कुछ और किसी और प्रश्न का अवधारण भी हुआ है, कोई और इश्यू अवधारित भी हुआ है, निर्णीत भी हुआ है, तो उसको भी डिक्री में मेंशन किया जाएगा। दिस इज sub rule 1 of rule 6 of order 20. Now we come to sub rule 2. सब रूल 2 क्या बताता है कि डिक्री शैल ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट, कि सूट में जब कोई भी केस कोर्ट में फाइल होता है तो उसमें अच्छा खासा कॉस्ट आता है, ठीक है, फीस लगती है, इसके अलावा और भी तमाम खर्चे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस होते हैं। तो क्या है, डिक्री में वो खर्चे भी, जो खर्चे सूट के दौरान हुए, अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो भी आया उसको भी स्टेट किया जाएगा, बताया जाएगा। एंड बाय हुम, और किसके द्वारा, और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, या किस प्रॉपर्टी से, एंड इन व्हाट प्रपोर्शन, या किस प्रपोर्शन में, मतलब किस मात्रा में, किस हद तक सच कॉस्ट आर टू बी पेड, मतलब ये कॉस्ट जो है वो पे की जानी है, मतलब कौन सी पार्टी पे करेगी, किस पार्टी को पे करना है, किस प्रॉपर्टी से पे करना है, किस प्रपोर्शन में पे करना है, ये सारी चीज़ें भी डिक्री में स्टेट कर दी जाएंगी, उसको लिख दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो सब रूल है वो क्या कहता है कि कोर्ट में डायरेक्ट दैट द कॉस्ट पेएबल टू वन पार्टी बाय द अदर, ठीक है, कि कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि जो भी कॉस्ट एक पार्टी को पे करनी है, मतलब एक पार्टी पर पेएबल है दूसरी पार्टी के द्वारा, वो किस तरह से सेट ऑफ की जाएगी, किस सम का मतलब क्या है, किस अमाउंट से, किस पैसे से उस कॉस्ट को पे किया जाएगा, विच इज़ एडमिटेड, जो कि एडमिट किया जा चुका है, मतलब वो अमाउंट एडमिट किया जा चुका है, और फाउंड टू बी ड्यू, और ये माना जा चुका है कि ये अमाउंट ड्यू है, फ्रॉम द फॉर्मर टू लेटर, मतलब पहली पार्टी के द्वारा दूसरे को ये माना गया है, मतलब पहली पार्टी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ दूसरी वाली पार्टी पर उसको ये अमाउंट उसको देना है, तो वो अमाउंट किस उससे दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, कौन से सम से दिया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो कोर्ट डायरेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया सब रूल 3 of rule 6 of order 20. Now we come to rule 6A, that is related to preparation of decree, कि डिक्री की प्रिपरेशन कैसे होगी, कैसे डिक्री प्रिपेयर की जाएगी। तो सब रूल 1 कहता है 6A का कि हर एक एफर्ट किया जाएगा, एवरी एंडेयर शेल बी मेड, कि हर एफर्ट किया जाएगा टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए दैट द डिक्री इज ड्रॉन अप एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, कि डिक्री जल्दी से जल्दी, मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी डिक्री को ड्रॉन अप किया जाए, डिक्री बना दी जाए, डिक्री दे दी जाए, प्रिपेयर कर दी जाए। इन एनी केस, और अगर कोई भी, मतलब किसी केस में, किसी मामले में कितना दिन है आफ्टर जजमेंट, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जिस डेट को जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उस डेट से 15 दिन के अंदर डिक्री का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि 15 दिन में, आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, 15 दिन में डिक्री जो है वो बन जानी चाहिए, प्रिपेयर हो जानी चाहिए। इसी का 6A का सब रूल 2 क्या कहता है कि एन अपील मे बी प्रिफर्ड अगेंस्ट द डिक्री विदाउट फाइलिंग ए कॉपी ऑफ द डिक्री। अब कभी कभी मान लीजिए डिक्री नहीं बन पाई है, तो ऐसे केस में, और उस केस में अपील होनी है, तो अपील की जा सकती है, प्रिफर की जा सकती है बिना डिक्री की कॉपी को लगाए भी। लेकिन क्या होगा ऐसे केस में, इन सच केस द कॉपी मेड अवेलेबल टू द पार्टी बाय द कोर्ट, कि जो कॉपी कोर्ट के द्वारा पार्टी को अवेलेबल कराई जाएगी, शेल फॉर द पर्पस ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 41, मतलब ऑर्डर 41 के रूल 1 के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। ऑर्डर 41 क्या कहता है, ऑर्डर 41 बात करता है कि अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल
डिक्रीज की ओरिजिनल डिक्रीज से अपील की बात ऑर्डर 41 करता है। तो ऑर्डर 41 के रूल 1 के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए जो भी कॉपी केस की जो भी कॉपी पार्टीज को अवेलेबल कराई जाएगी उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, बी ट्रीटेड एज द डिक्री, उसको डिक्री की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। बट as soon as the decree is drawn, लेकिन जैसे ही डिक्री प्रिपेयर होती है, डिक्री ड्रॉन होती है, तो वो जो जजमेंट की कॉपी थी, जो उनको कॉपी दी गई थी, द जजमेंट शैल सीज टू हैव द इफेक्ट ऑफ ए डिक्री, कि वो जो जजमेंट था जिसकी कॉपी दी गई थी, जिसको डिक्री मान लिया जा रहा था, ट्रीट किया जा रहा था एज अ डिक्री, उसको उस दिन से जैसे ही डिक्री ड्रॉन अप हुई उसके बाद से क्या होगा, जजमेंट जो है शेल सीज टू हैव द इफेक्ट ऑफ ए डिक्री, जजमेंट डिक्री का इफेक्ट रखना बंद कर देगा। मीन्स जजमेंट आपको तुरंत उस जजमेंट की कॉपी की जगह डिक्री की कॉपी अपील में लगानी होगी और जजमेंट जो एज अ डिक्री ट्रीट हो रहा था वो वहीं पर सीज्ड हो जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब या तो एग्जीक्यूशन के पर्पस से और फॉर एनी अदर पर्पसेस, या फिर और जो भी पर्पस हो। मतलब अगर एग्जीक्यूशन कराना है, ठीक है, जो जजमेंट हुआ उसके बाद डिक्री बनी तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग होंगी, अगर अपील में गए तो एनी अदर पर्पस और भी पर्पसेस हो सकते हैं, तो उस पर्पस से ये आपका 6A का रूल सब रूल 2 कहता है। नाउ वी कम टू 6B, रूल 6B। रूल 6B क्या कहता है कि कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल, कि जजमेंट की कॉपीज कब अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये सीधे सीधे बताता है कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में गए तो ये यही कहता है कि जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस हुआ वैसे ही तुरंत इमीडिएटली कॉपीज ऑफ जजमेंट शेल बी अवेलेबल to the parties as per the rules made by the High Court in which the charge is specified। ठीक है, चार्ज फॉर द चार्ज ऑफ मतलब चार्ज रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द कॉपीज़। ठीक है, जो भी पेमेंट होगा, जो भी कॉपीज़ के लिए आपको जजमेंट की कॉपी के लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो चार्जेस हाई कोर्ट के द्वारा उसके लिए रूल्स बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। ठीक है, और तुरंत इमीडिएटली जैसे ही जजमेंट प्रोनाउंस होगा उसकी कॉपीज़ आपको पेमेंट पर मतलब आप पेमेंट करेंगे, जो भी पार्टी पेमेंट करेगी वो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो रूल बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली वो उसको जजमेंट की कॉपीज़ अवेलेबल करा दी जाएंगी। अब आता है रूल 7, डेट ऑफ डिक्री, कि डिक्री पर डेट कौन सी पड़ेगी। तो डिक्री पर वही डेट पड़ेगी, आप समझ लीजिए कि डिक्री पर कौन सी डेट पड़ेगी, डिक्री पर डेट पड़ेगी जजमेंट की, जिस डेट को ऑन विच डेट द जजमेंट वाज प्रोनाउंस। ठीक है, जिस डेट पर जजमेंट प्रोनाउंस हुआ वही डेट डिक्री मतलब वही जो डेट है वही डिक्री पर डाली जाएगी। मीन्स जो लैंग्वेज ऑफ द रूल है वो क्या कह रहा है, द डिक्री शैल बियर द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस, कि जिस डेट पर जजमेंट प्रोनाउंस हुआ वही डेट जजमेंट की जो डेट है वो डिक्री पर डाली जाएगी। एंड व्हेन द जज हैज सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, और जब जज सेटिस्फाई हो गया कि द डिक्री हैज बीन ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट, मतलब जज को ये सेटिस्फैक्शन हो गया कि डिक्री जो है वो अकॉर्डिंग टू जजमेंट ही प्रिपेयर हुई है, तो वो जज उस पर ही शैल साइन द डिक्री, वो डिक्री पर साइन कर देगा। दिस इज रूल 7। नाउ वी कम टू रूल 8। रूल 8 क्या कहता है कि प्रोसीजर वेयर जज हैज़ वेकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिक्री, कि तब क्या प्रोसीजर होगा जब जज का ऑफिस खाली हो गया है, जज ने अपना ऑफिस वेकेट कर दिया है और डिक्री पर वो साइन नहीं कर पाया था। ये आपको रूल 8 बताता है। तो रूल 8 कहता है कि वेयर अ जज हैज़ वेकेटेड ऑफिस आफ्टर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, कि जहाँ पर जज ने अपना ऑफिस खाली कर दिया है मतलब जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद, मतलब किसी भी ड्यू टू सो मैनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, बहुत सारे हाई कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, मे बी जज का ट्रांसफ़र हो गया हो या बहुत किसी रीज़न से वो कोर्ट वेकेट हो गया। अब उसमें क्या है, बट
विदाउट साइनिंग द डिक्री, उसने जजमेंट तो दे दिया था जज ने, लेकिन डिक्री पर साइन नहीं हो पाया था। फिर क्या हुआ, अ डिक्री ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट मे बी साइंड बाय हिज सक्सेसर। तो ऐसा नहीं है कि अब वो जज चला गया तो डिक्री पर साइन ही नहीं होगा। कौन करेगा, जो भी उसके बाद दूसरा उसका सक्सेसर आएगा, जो भी दूसरा जज उस कोर्ट में आएगा वो उस पर साइन करेगा। और कभी कभी क्या होता है, इफ़ द कोर्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट, कोर्ट ही एग्जिस्ट होना बंद हो गया, मतलब कोर्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, कोर्ट खत्म हो गई, तब क्या होगा, बाय द जज ऑफ एनी कोर्ट की टू विच सच कोर्ट वॉज सबॉर्डिनेट, तब उस कोर्ट का जज उस डिग्री पर साइन करेगा, उस कोर्ट का जज उस डिग्री पर साइन करेगा जो कि जिसके सबॉर्डिनेट ये कोर्ट था, जिसने जजमेंट दिया था। दिस इज रूल 8 ऑफ ऑर्डर 20। नाउ वी कम टू रूल 9। रूल 9 क्या बात करता है कि डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्री है तो क्या प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपकी क्या कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड अगर कोई केस फाइल हुआ है, सब्जेक्ट मैटर जो है, जो केस का मैटर है, केस का जो सूट फाइल हुआ है उसका जो वाद का विषय जिसे हम कहेंगे वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब वहाँ पर क्या होगा, द डिक्री शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी। डिक्री में इस प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो कि सफिशिएंट हो टू आइडेंटिफाई द सेम, उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब वो सारा डिस्क्रिप्शन डिक्री में दिया जाएगा जिससे उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके, पहचाना जा सके। और वो डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि वेयर सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बाउंड्रीज, जहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी को उसकी बाउंड्रीज के द्वारा या फिर और बाय नंबर्स या किसी नंबर के द्वारा, इन अ रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे, मतलब कोई सर्वे रिकॉर्ड है, कोई सेटलमेंट रिकॉर्ड है, उसमें उसकी बाउंड्रीज के बारे में बताया गया है या कोई नंबर दिया गया उस प्रॉपर्टी को, उससे पहचाना जा रहा है। तो द डिक्री शैल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज और नंबर्स, तब डिक्री में वो बाउंड्रीज वो नंबर्स स्पेसिफाई किए जाएंगे, मतलब डिक्री में वो बाउंड्रीज उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो बाउंड्रीज वो नंबर मेंशन किए जाएंगे। दिस इज रूल 9 ऑफ ऑर्डर 20। नाउ वी कम टू रूल 10। रूल 10 बात करता है डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की। रूल 9 ने बात की मूवेबल प्रॉपर्टी की, रूल 10 ने बात कर दी मूवेबल प्रॉपर्टी की, जंगम संपत्ति की। ठीक है, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तब क्या प्रोसीजर होगा, तो हमें देखना है कि वेयर द सूट इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पर सूट किस लिए है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, एंड द डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, और डिक्री ऐसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी के लिए है, मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको लेकर दो पार्टीज में झगड़ा था और वो पार्टी, दोनों पार्टी अपना अपना क्लेम कर रही होंगी, तो किसी एक का क्लेम साबित हुआ, तो उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी पहली पार्टी से दूसरी पार्टी को होना है। ठीक है, तो डिक्री इसलिए है। अब क्या है, द डिक्री शैल ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड, तो ऐसे प्रॉपर्टी के संबंध में, मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में डिक्री उस प्रॉपर्टी के अमाउंट को भी स्टेट करेगी, मतलब डिक्री में उस प्रॉपर्टी का अमाउंट भी मेंशन किया जाएगा, क्योंकि क्या है, एज एन अल्टरनेटिव। मान लीजिए कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास जिस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी के लिए सूट आया, मान लीजिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, टूट गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई, अब उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट इतनी थी ये पता है, मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर की जा सकती अगर किसी स्थिति में, तो डिक्री में उस प्रॉपर्टी का अमाउंट मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे अल्टरनेटिव वे में उस प्रॉपर्टी का अमाउंट दे दिया जा सके उस पार्टी को। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 10। अब आते हैं रूल नंबर 11 पर। ऑर्डर 20 का रूल नंबर 11 क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है कि डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, डिक्री
जो है वो डायरेक्ट करेगी, डिक्री ये भी बताएगी कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाना है या नहीं किया जाना है या कैसे किया जाना है। ये रूल नंबर 11 से क्लियर हो जाएगा। तो रूल नंबर 11 जो है वो उसका सब रूल 1 कहता है कि वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, जहाँ पर डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, मतलब जब डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के संबंध में है, पैसा दिए जाने के संबंध में है, तब क्या है, द कोर्ट में फॉर एनी सफिशिएंट रीज़न, कि कोर्ट अगर कोई उसके पास सफिशिएंट रीज़न है तब, तो ब्रैकेट में क्या क्या सफिशिएंट रीजंस हो सकते हैं वो दिए गए हैं कि इनकॉर्पोरेट इन डिक्री, वो जो है सफिशिएंट रीज़न कोर्ट डिक्री में इनकॉर्पोरेट करेगा। कब करेगा? आफ्टर हियरिंग सच ऑफ पार्टीज, वो जब उस सफिशिएंट रीज़न को पार्टी से सुन लेगा, पार्टी उसको बताएंगी हियरिंग में। और कब बताएंगी? हु हैड अपीयर्ड पर्सनली और बाय प्लीडर, मतलब पार्टीज पर्सनली कोर्ट में अपीयर हुई हों जज के सामने या बाय प्लीडर अपीयर हुई हों एट द लास्ट हियरिंग के समय, बिफोर जजमेंट, लेकिन जजमेंट से पहले, मतलब जब जजमेंट आने वाला है उससे पहले लास्ट हियरिंग चल रही है, तो प्लीडर मतलब पार्टी के बिहाफ पर प्लीडर या पार्टी खुद पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट हो गई और उसने अपना जो भी उसका ग्रीवांस है, जो भी उसको प्रॉब्लम है पेमेंट करने में या किसी तरीके का कुछ दिक्कत है, तो वो उस कोर्ट को बता देगी। तो कोर्ट जो है, मतलब कोर्ट के पास क्या है, सफिशिएंट रीज़न है, तो वो क्या करेगा कि कोर्ट में फॉर एनी सफिशिएंट रीज़न पेमेंट ऑफ द अमाउंट डिक्रीड शैल बी पोस्टपोन्ड, कि अगर उसके पास सफिशिएंट रीज़न है कोर्ट के पास, मतलब उसको लगता है कि पार्टी जेन्युइन बात कर रही है, उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रीवांस बताया है, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई है, तो वो अमाउंट जो भी डिक्रीड अमाउंट है उसको क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर देगी, शैल पोस्टपोन, मतलब ठीक है, कुछ समय के लिए स्थगित कर देगी। पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने कह दिया मान लो हम 4 महीने नहीं दे सकते, 5 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे, तो तब तक के लिए पोस्टपोन कर दी। और शेल बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट्स, या फिर उन्होंने कहा कि मान लो बड़ा अमाउंट है तो पार्टी ने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। या फिर कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है पार्टी की, जो भी प्रेजेंट होकर अपना ग्रीवांस बताया है, तो उसको विद और विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, अगर कंडीशन ठीक है तो विद इंटरेस्ट हो जाएगा, अगर कंडीशन ठीक नहीं है या कोर्ट को लगता है कि ये जेन्युइन व्यक्ति है, मतलब कुछ प्रॉब्लम वास्तव में है, तो वो विदाउट इंटरेस्ट भी ऑर्डर कर सकता है डिक्रीड अमाउंट को पे करने के लिए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द मनी इज पेएबल, बशर्ते क्या है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो जिसके थ्रू मनी पेएबल है, मतलब कोई उन पार्टीज़ के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा क्या संविदा नहीं है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली मनी पे होनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोर्ट डिसाइड कर देगी, मतलब कोर्ट जो है वो डिक्रीड अमाउंट को पोस्टपोन भी कर सकती है, इंस्टॉलमेंट में देने का ऑर्डर भी कर सकती है, विद और विदाउट इंटरेस्ट देने का ऑर्डर भी कर सकती है। दिस इज रूल 1, सब रूल 1 ऑफ रूल 11 ऑफ ऑर्डर 20। नाउ वी कम टू सब रूल 2 ऑफ ऑर्डर 20, ठीक है। तो सब रूल 2 क्या कहता है ऑर्डर 20 का, सब रूल 2 ऑफ रूल 11 ऑफ ऑर्डर 20 क्या कहता है कि ऑर्डर आफ्टर डिक्री फॉर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, कि ऑर्डर डिक्री के बाद ऑर्डर जो होगा वो किस रिगार्डिंग, फॉर पेमेंट ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट, कि इंस्टॉलमेंट के द्वारा पेमेंट किया जाना है, इसके लिए भी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो सब रूल 2 बता रहा है रूल 11 का। तो वो कहते हैं आफ्टर द पासिंग ऑफ एनी सच डिक्री, कि इस तरह की, मतलब जो सब रूल 1 में कही गई है, इस तरह की ऐसी कोई डिक्री जब पास कर दी गई उसके बाद द कोर्ट कर सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर की एप्लीकेशन पर, एंड विद द कंसेंट ऑफ द डिक्री होल्डर, और डिक्री होल्डर की कंसेंट पर, मतलब जजमेंट डेटर ने एप्लीकेशन दी लेकिन डिक्री होल्डर उससे सहमत है। ऑर्डर मतलब द कोर्ट में ऑर्डर
कोर्ट ऑर्डर कर सकता है दैट पेमेंट ऑफ द अमाउंट डिक्रीड शेल बी पोस्टपोन, कि डिक्रीड अमाउंट का पेमेंट पोस्टपोन कर दिया जाए, और शेल बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, या उसको इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कहा जाए, ऑन सच टर्म्स, मतलब ऐसी शर्तों पर, एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि ऐसी शर्तें हैं कि जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर है, कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी की कुर्की से वो अमाउंट देना है, और द टेकिंग ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम हिम, या फिर उससे कुछ उसकी सिक्योरिटी ले ली जाए, और अदरवाइज एज इट थिंग्स फिट, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है। मतलब जो सब रूल 1 है 11 का, रूल 11 का सब रूल 1 कहता है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, मतलब कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए या पोस्टपोन करने के लिए ऑर्डर को, लेकिन कब करेगा ये सब रूल 2 बताता है, कि जब जजमेंट डेटर एप्लीकेशन देता है और डिक्री होल्डर को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, उसको वो कंसेंट दे देता है कि हाँ ठीक है, इनकी बात को मान लेते हैं, एप्लीकेशन दे देता है, तब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, कि वो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो डिक्रीड अमाउंट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, या फिर कुछ ऐसी शर्तें जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट कर दिया जाए, या फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर की, मतलब जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की से वो पेमेंट किया जाए, या फिर उससे, और टेकिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम हिम, या फिर उससे कुछ सिक्योरिटी चार्जेस ले लिए जाएं, और अदरवाइज, या इसके अलावा भी जो भी ऑप्शंस उन लोगों के पास हैं, जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर जिन पर एग्री करते हैं, ठीक है, तो उस आधार पर जो कोर्ट को ठीक लगता है कोर्ट उसका ऑर्डर कर सकता है। दिस इज रूल 11 ऑफ ऑर्डर 20 विच वी डिस्कस्ड इन today's video lecture. So in today's video lecture I have discussed from rule 6 to 11. Okay, so आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मैं आगे के रूल्स डिक्री से रिलेटेड आगे के रूल्स पर चर्चा करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का लाभ उठा सके।